हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटो टैप। आज हमारे साथ है मिस्टर नितिन, जो कि सेंट्रल बैंक के अंदर हैं एंड सर इज़ बेसिकली एन एग्रीकल्चर फाइनेंशियल ऑफिसर। सो आज हम बात करने वाले हैं। सर ने अपनी बैंकिंग जर्नी शुरू की थी 6 इयर्स पहले एंड दिस ईयर ही डिसाइडेड कि मैं अपना JIB एग्जामिनेशन देना चाहता हूँ। बीइंग अ पर्सन जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, ही क्लियर द एग्जामिनेशन इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट और सारे के सारे पेपर्स एक ही बारी में क्लियर किए। सो चलिए हम जानते हैं सर से कि उनकी JIB एग्जामिनेशन की जर्नी कैसी रही और जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए उनके पास क्या क्या टिप्स हैं या कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। तो चलिए लेट्स बिगिन विद इट। हेलो सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैडम। सर आपने आपकी जर्नी अराउंड 6 इयर्स पहले शुरू की थी। सो अगर मैं आपने JIB एग्जामिनेशन का डिसीजन कैसे लिया और कैसे पता चला इस एग्जाम का? चलिए 6 साल पहले बैंकिंग ज्वाइन किया था। तब मेरे सर ने बोला था, मैनेजर सर ने, कि ये भी कर लो। मैंने कहा अभी तो ज्वाइन किया है, अभी एंजॉय करेंगे, बाद में सोचेंगे। तो अभी मेरा ट्रांसफ़र हुआ गोवा में। तो मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे, वैसे हम डिस्कशन कर रहे थे कि क्या JIB दे रहा है नहीं दे रहा है। तो हमने सोचा कि अब देखते हैं। तो उसने मुझे ये चैनल रेफ़र किया था, आपका एडुटैप। तो उसने निकाल के दिखाया था कि भाई ऐसे ऐसे है, इनके ऐसे कोर्सेज आते हैं, संभव सीरीज है, मैराथन है, ये देख के तुम तैयारी कर सकते हो। तो वो देखने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि इस बात कर ही लेते हैं, और थोड़ा सा रेफरेंस भी अच्छा मिला। तो फाइनली मतलब एडुटेप की वजह से ही मैंने JIB करने का सोच लिया। सर अगर वैसे बात की जाए तो एक तो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होना तो एक प्रॉब्लम तो आती है कि IND IFS और PPB तो फिर कहीं ना कहीं हो जाता है। AFM हाँ, और RBWM के लिए फाइनेंस की नॉलेज भी चाहिए होती है। तो आपने वो दोनों सब्जेक्ट्स कैसे कोप अप किए? वो तो आपके जो मैराथन सीरीज चलती थी वो देखी। और आपका जो एडुटेप एडुटेप का जो कोर्स है वो भी मैंने एक्सप्लोर किया था। उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो रेफर किए। हम्म। और जो एग्ज़ाम से पहले जो आपका मतलब सेशंस के जो सुबह सेशंस हुए थे उनका फीडबैक आता था, वो चेक करके फिर मैं एग्ज़ाम में गया था। तो उससे लगभग आधे क्वेश्चन तो उधर से ही क्लियर हो गए। मतलब सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे, तो मुझे सॉल्व करने में आसानी हो गई। तो अगर मैं आपका पूरा प्रोसेस देखूं तो आपकी तो बहुत प्यार से स्ट्रैटेजी बनी हुई थी। संभव सीरीज के अंदर कंसेप्चुअल पार्ट कवर किया, हाँ, मैराथन लगाई, उसके बाद PYQ किया क्योंकि PYQ में से बहुत बार पेपर क्वेश्चन सेम रिपीट होते हैं और PYQ में एक्सप्लेनेशन वगैरह भी हैं, तो इस हिसाब से आपका कंसेप्चुअल पार्ट और वहां से कवर हुआ। एंड हाँ, देन आपने शिफ्ट एनालिसिस भी अटेंड करी, जिसका मतलब आइडिया होगा कौन कौन सा टॉपिक आया हुआ है। एंड देन यू वेंट फॉर द एग्जाम। हाँ। इसमें शिफ्ट एनालिसिस की एक बात अच्छी लगी एडुटेप की। जैसे लाइव सेशन में क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, तो उसी टाइम पे मतलब पूरा जो कंसेप्चुअल अपना थिंक होता है वो सारा पूरा बता देते थे। तो हम्म। किसी ने अगर उसको उस सब्जेक्ट और सिलेबस को अटेंड भी नहीं किया तब भी वो क्लियर हो जाता था कि एटलीस्ट 90% तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेगा। ये बात अग्रीड मुझे सर। जी। सर मैं खुद भी मानती हूँ एग्जामिनेशन के लिए ना कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत मैटर करती है, क्योंकि सेम MCQ कई बार आता है कई बार नहीं आता, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट का आइडिया हो गया है, फिर आप एटलीस्ट उसके जैसे 4 क्वेश्चंस और कर सकते हो। मतलब जो जैसे थ्योरी होती है ना कि 4 आंसर्स है, उसमें से माइनस करते जाते हो लास्ट हम्म। है। उसमें डिसीजन लेने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी डिसीजन ले सकते हैं। तो उससे एवरीवन, सीरीज से मुझे वो मदद हो गई उससे। इस मेथड को कहा जाता है एवरीवन एलिमिनेशन मेथड, और इस मेथड के बारे में हम लोग अपनी सीरीज में हमेशा बात करते होते हैं, क्योंकि एक बात तो सच है कि पूरा का पूरा बुक करना या बहुत सारी चीजें एक बारी में करना नहीं हो पाता, बट एलिमिनेशन मेथड डेफिनेटली हेल्प करता है। तो सर आपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन रफली कितने टाइम पहले शुरू की थी हर एग्जाम के? हर एक एग्जाम का मतलब एक हफ्ते पहले ही स्टार्ट किया था। हम्म। ठीक है। और पहले तो कंसेप्चुअल जो थिंक है वो सारा कवर कर लिया था। उसके बाद फिर प्रीवियस क्वेश्चन अपना start किया था। फिर उसके बाद आपका जो मैराथन सीरीज चलती है वो फॉलो किया हम्म। था, स्ट्रिक्टली फॉलो किया था। और शिफ्ट एनालिसिस, इन 3 चीज़ों से मेरा क्लियर हो गया। अगर मैं इस चीज की बात करूँ तो हमारे जो मैराथन्स थे वो रफली 2 2 आवर्स 2 2.5 आवर्स के ईच थे। उसके अलावा जो संभव सीरीज थी वो ही मेरी, तो AFM की अराउंड ऑलमोस्ट 8.5 9 घंटे की तो वो सीरीज थी मेरी। पूरे 9 9 घंटे घंटे की सीरीज देखिए, लगातार देखिए, मतलब एक बार बैठ के तो देखना ही देखना है।
और उसमें से अगर कोई क्वेश्चंस आते तो हम डाल देते थे उसमें चैट में, तो हम्म क्लियर हो जाता उसी टाइम पे। फिर फीडबैक अच्छा है। अभी मैं जो CIB का एग्जाम अभी आने वाला है ना, उसके लिए भी वो करने वाला हूँ, तो एडुटैप को ही रेफर करूँगा मैं तो। थैंक यू सो मच सर। सर जैसे अगर आपका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से रहा, आपने न्यूमेरिकल पोर्शन अटेम्प्ट किया था? किया था मैडम। वो तो जैसे जो फॉर्मूले होते हैं उसको हम्म मतलब एक सीरीज में दिखाया था ना, तो मैंने वो राइट डाउन किया था। तो एग्जाम्स को जाने से पहले वो रिवाइज किया था, उसी से मेरा मदद हो गया। मतलब ज़्यादा नॉन कमर्शियल बैकग्राउंड है तो ज़्यादा वो नहीं आता, न्यूमेरिकल सॉल्व करना ये नहीं हम्म आता। हम्म हम्म। यस। तो सर अगर मैं इस हिसाब से बात करूँ तो आपने अपने एग्जामिनेशन से पहले पूरी प्रिपरेशन के साथ साथ यू हैव डन द क्विक नोट्स वाला पोर्शन भी बनाया, प्रैक्टिस भी करी पूरी। सो अगर मैं इस हिसाब से बात करूँ तो बहुत से बार होता है कि बैंकर्स ना कई बार टाइम नहीं दे पाते बिगनिंग के अंदर, और स्पेशली जब बैंकर्स को टाइम हो गया होता है ना बैंक्स ज्वाइन किए, तब तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो आपकी जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे लास्ट वीक के अंदर, AFM और PPP दोनों साथ साथ में थे, तो हाँ मदद। वो एक अलग हैवीनेस थी क्योंकि आपको PPP भी अटेंड करना है, आपको AFM भी अटेंड करना है, दोनों की संभव सीरीज भी है और दोनों के मैराथन्स भी हैं। तो मतलब आई थिंक दैट वीक वुड हैव बीन द हेवीएस्ट। तो आपने कितना टाइम डिवोट किया था अपनी स्टडीज को? लगभग 12-13 घंटे लगे थे मुझे क्योंकि 9 9 आवर्स के तो सीरीज है, उसको फिर थोड़ा सा हम्म इस पे चला के फिर देखना भी है, फिर उसमें न्यूमेरिकल आएगा तो फिर से स्लो करके फिर उसको टाइप, हम्म। फिर उसके उस टाइप के एग्जाम्पल भी सॉल्व करने हैं। अग्रीड। 13 घंटे तो मुझे लगे थे। तो आपने फिर ऑफ लिया था या फिर आप ऑफिस के साथ साथ ही मैनेज करते चले गए? नहीं, ऑफिस के साथ ही, ऑफ नहीं लिया। रात को करना है तो रात को करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। एवरीवन, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि ऑब्वियसली आसान नहीं होता बीइंग एन अडल्ट वर्किंग और साथ साथ अपनी पढ़ाई करना, और स्पेशली जब जिस टाइम पेपर आते हैं ना, फॉर सम रीजन उस टाइम ऑफिस का भी पीक प्रेशर चल रहा होता है। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, एक तो स्टूडेंट लाइफ में चीज का फर्क था कि स्टूडेंट लाइफ में ना हम लोग आराम से चीजें कर पाते थे क्योंकि तब कुछ नहीं होता था कि सिर्फ पढ़ सकते हैं, लेकिन अब हम लोगों को ऑफिस भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है और सब चीजें मैनेज भी करनी है। सो फिर आपकी कोशिश क्या होती थी, सुबह पढ़ना और शाम को पढ़ना? यस यस, सुबह 5 बजे उठ के जो सीरीज आप देखी थी वो सुबह हम्म आप उसको कंप्लीट करना है। और जो हमने पोर्शन राइट डाउन किया था कि जैसे ऑब्जेक्टिव वाइज कि इस कंसेप्ट में ये चीज़ इम्पोर्टेंट है तो इसमें हाईलाइट कर, हम्म। तो ये चीज़ें देखी थी, तो उससे कवर अप हो गया पूरा। इस बार का PPP का एग्जाम और RBWM का एग्जाम काफी बैंकर्स कह रहे थे कि अपने फॉर्मेट से बहुत अलग आया था, तो आपने उन दोनों को कैसे कोप अप किया? सेम सेम मैराथन सीरीज फॉलो किया था, तो उससे मुझे काफ़ी मदद हुई थी। और जो शिफ्ट एनालिसिस से तो ज़्यादा मदद हो गया, क्योंकि जो रेपिटेशन हो रही तो उसी को मैंने हम्म परीक्षा में मुझे AFM के लिए 47 मार्क्स आए थे, लगभग काफ़ी क्लोज मैटर था। क्लोज मैटर था। और बाकी सब में क्या क्या रहे INIFS में? तो उसमें 54 आए थे। ओके, इसमें तो अच्छे आ गए। और बाकी दोनों सब्जेक्ट्स PPP एंड RBW RBWM? RBW में मुझे बेहतर मार्क आए थे, मतलब 62 आए थे, और PPB में 55 आए थे। तो इस हिसाब से आई थिंक सिंगल अटेम्प्ट में देने का आपको बहुत फायदा रहा, क्योंकि अगर एक एग्जाम में थोड़े कम भी आए तो बाकी तीनों का एग्रीगेट से तो बहुत ऊपर चला गया। जी जी। तो आप क्या कहते हैं? ज़्यादातर AFM का ही था, क्योंकि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो वो जो न्यूमेरिकल आएंगे तो इसको फेसअप कैसे करेंगे पता भी नहीं है, और काफ़ी कॉन्सेप्ट न्यू थी, तो फर्स्ट टाइम अपन रीड आउट करेंगे तो इसमें समझ नहीं आता। तो सर मैं इसमें खुद मानती वो हूँ। माराथन सीरीज का बढ़िया हो गया, मदद हो गया, क्योंकि कंसेप्ट एक बार अपना तो कंसेप्ट 50% भी समझ आए तो 50% आप मैनेज कर सकते हैं, तो ये क्या हो हम्म। क्या नहीं हो सकता। ये चीज़ अच्छी लगी मुझे एडोडेप की। सर अगर मैं आपसे आपके ओवरऑल चैलेंजेस पूछूं, मतलब बहुत से नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले लोग ना हेजिटेट करते हैं जब JIV पेपर भरना होता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट इज दैट चैलेंज जिनका उनको ध्यान रखना है, व्हाट आर द चैलेंजेस वो फेस कर सकते हैं? चैलेंज तो यही है कि पहले तो माइंड को प्रिपेयर करना चाहिए, कि किसी चीज़ हम्म से करेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। पहले अग्रीड।
लेकिन पे 6 साल बाद देने का डिसीजन मेरा ही था, मेरे मन में फेयर था। सब तो क्लियर कर लूंगा लेकिन एएफएम का क्या करूँ। और ये ऐसा कोई जरिया नहीं था उसके मदद से मैं आगे जा सकता था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं मैकमिलन का जो आता था यूट्यूब पे वो भी देखा, हम्म मुर्गन का भी देखा था, लेकिन वो बड़ा हेवी लगा। मैंने ट्राई हम्म किया, भर देंगे आप पहले प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए मैकमिलन की वीडियो देखी थी, लेकिन वो प्योरली चलते थे वो सिलेबस टाइप जैसे, राइट अदरवाइज नहीं था, अपना चैटिंग नहीं था, डिस्कशन नहीं था, वन टू वन वो नहीं कर सकते थे। जो कोई भी दिक्कत आए पॉइंट समझने में तो उसको कवर अप करने के लिए कोई नहीं था आगे। लेकिन ये बात मुझे एडोटैप की अच्छी लगी कि वो सुपर चैट सेशन चलता था लाइव सेशन में, तब उसी टाइम पे मतलब आप इतने लोगों को सिलेबस बता रहे हो, मतलब सिखा रहे हो, उसी टाइम पे चैट में जाके जो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उस हम्म बात को मतलब पहले नोटिस करना बड़ी बात, नोटिस करके उसको सेटिस्फाई करना वो तो नेक्स्ट बात है, लेकिन पहले नोटिस भी करना चाहिए। ऐसे कई मैंने और भी जो इंस्टीट्यूशंस है उनके जो लाइव चलते हैं उसमें भी मैंने अटेंड किया था एक दो लोगों का, फिर नाम नहीं लूंगा उनका, तो उनका इतना फीडबैक मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन मेरे फ्रेंड को भी बोला, मेरा फ्रेंड है उसका एफएम नहीं क्लियर हुआ जिसने मुझे रेफर किया था एडुटैप का। ओके लेकिन मेरा क्लियर हो गया। वो कहता है कि कैसे किया, मैंने कहा ये चीज़ें हैं, मैराथन सीरीज संभव सीरीज सारा स्ट्रिक्टली फॉलो करो तो हो जाएगा। तो मेरा क्लियर हो गया। मुझे यही बात अच्छी लगी कि जो फीडबैक है ना लाइव सेशन में भी चल रहा है, तो क्वेश्चन आ रहे तो उसको इग्नोर नहीं किया जा रहा, क्योंकि क्वेश्चन तो सुपर चैट में एक के बाद आ जाते हैं। तो जो क्वेश्चन अभी मैं पुटअप करूंगा वो लगभग उसके 10-12 क्वेश्चन आ जाएंगे उसके बाद, लेकिन उस एग्रीड क्वेश्चन को फॉलो करके उसी का आंसर देना, उसके बाद जो नेक्स्ट सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन है उनको एड्रेस करना, ये अच्छी बात लगी मुझे। सर मैं आई थिंक इस चीज़ पर अग्री करती हूँ, क्योंकि ना जब ये जो लर्निंग की हमारी पूरी प्रोसेस होती है ना, हम लोग बहुत बार ऑनलाइन आज के टाइम पर वर्किंग प्रोफेशनल्स तो मजबूर हैं कि आप जाकर नहीं पढ़ सकते हो कहीं पर। आपको पढ़ना है तो आपको घर पर ही, क्योंकि सुबह 5 बजे कहाँ जाओगे या रात को 9 बजे कहाँ जाओगे, आपको घर पर ही बैठकर वो चीज़ें पढ़ाई करनी है। तो आई थिंक वो एक चीज़ हमें ऑनलाइन टीचिंग ने और ऑनलाइन स्टडिंग ने हेल्प कर दी है कि आप ऑड आवर्स पे पढ़ रहे हो ना, तो भी एटलीस्ट आप बुक्स देख सकते हो। बट अगेन ये वाला पॉइंट मुझे आपका बहुत अच्छा लगा कि आपने डिस्पाइट द फैक्ट आप ऑनलाइन पढ़ रहे थे और खुद से पढ़ रहे थे चीजें। तो सेल्फ स्टडी इज वन पॉइंट जो आई थिंक यहाँ पर एक मिथ बस्टिंग होती है कि जरूरी नहीं है कि पेपर पढ़ने के लिए आपको पेड क्लासेस की तरफ ही जाना है, या जरूरी नहीं है कि आपको नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के होगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड एट द सेम टाइम ये भी पॉसिबल है कि आप जिस भी टाइम डिसाइड करें आप सिंगल अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। सो फॉर ऑल दीज थिंग्स आप लोगों के पास में एक एग्जाम्पल है कि येस, बाय हैविंग डिटर्मिनेशन, and it doesn't matter when you start, but the point is the day you start, the day you finish, that is the particular point that you need to keep in mind. Because सर ने अपनी तरफ से, जैसे अब आपको बताया, मैराथन की क्लासेस हमारी अगर दो घंटे की हैं, तो आप ये लगाकर चलिए कि पूरे वीक में हमने अराउंड 500 एमसीक्यूज के आसपास कवर किए होंगे। तो 8-9 घंटे का एएफएम का बता रही हूँ मैं, 8-9 घंटे की सीरीज, उसके अलावा उस टाइम पर हमारी जो वो चल रही होगी, तो 4 से 5 सेशंस वो भी थे। तो अगर उसको देखे तो 8 घंटे का वो था। उसी एक हफ्ते के अंदर में पीपीपी पढ़ना, उसी एक हफ्ते के अंदर एएफएम पढ़ना, मतलब आप ऑफिस से आते ही आपके पास सुबह और शाम का जो टाइम बच रहा है, आपके पास सारा का सारा आपकी स्टडीज में लगेगा, तो इतना सब कुछ कवर होगा। तो वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कवर करना। सो दैट्स वन पर्टिकुलर थिंग दैट यू डिड वंडरफुली। 9 9 आवर्स का जब सीरीज स्टार्ट होता है तो पहले 1-2 घंटे आपको कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो बनता है वो अपना डेडिकेशन है। उसके बाद जो उसमें लाइव रहना है, उसमें मतलब कॉन्सेंट्रेट करना है, ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन उसको करना है तो करना है। सर ये खुद मैं भी मानती हूँ, क्योंकि ना बेसिकली अगर हम ह्यूमन माइंड की बात करते हैं, वो कहते हैं कि 20-25 मिनट्स के बाद ना हमारा ध्यान भटकने लगता है। दैट इज द बेसिक रीजन कि हम कहते हैं कि जब आप क्लास में, अगर आपको पढ़ना है ना, तो साथ में एक पेन नोटबुक जरूर रखें। उससे क्या होता है, स्क्रिबल ही करता रहेगा ना पर्सन, की अच्छा ये बोला क्लास के अंदर, मैं लिख लूँ। वो लिखते लिखते ना एक चीज जरूर हो जाती है कि ना आप एटलीस्ट ध्यान वहीं पे लगा रहता है। और इन केस अगर आपका ध्यान कहीं बंट भी रहा है, तो आपको पता है आपको वापस उसी नोटबुक के ऊपर आकर लिखना है, वो कंसंट्रेशन बनी रहती है। थोड़ा सा डाइवर्ट माइंड को भी खेलना पड़ता है कि थोड़ा इधर देख लेगा, उधर डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है लेकिन उसका यूज हो रहा है। जैसे एफएम के लेक्चर में जो फॉर्मूले आते थे, तो है ना, तो फार्मूला लिखते, एक फार्मूला लिखना है, बाद में फिर वापस लेना है, दूसरा फार्मूला लिखना है, इससे ना कंसंट्रेशन बना रहता है, तो मैं बने रहता है।
सर आई थिंक उसका बेनिफिट ये भी हो जाता है ना, पीपीबी के एग्जाम के बाद इवनिंग में आपके पास टाइम ही कितना है, जितना जी मर्जी जी। आप सोच लीजिए। आपका एएफएम की कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था? मेरी दोपहर की शिफ्ट में था। तो आपका पीपीबी का एग्जाम कौन सी शिफ्ट में था? वो सुबह की शिफ्ट में था। तो मतलब आपके पास एक दिन से थोड़ा सा कम समय था, कि हाँ एक दिन से थोड़ा सा ज्यादा समय था जिसमें आप कर सकते थे। बट द फैक्ट इज यहाँ पर ना, बहुत बार पता है बैंकर्स आकर एक बार कहते हैं कि हमने ना सब जगह से सामान इकट्ठा कर लिया है, बट द पॉइंट इज हमें एंड में क्या पढ़ूं, कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने इतना सामान इकट्ठा कर लिया है। बट आपने वो जो उस एक हफ्ते में इकट्ठा कर लिया, उसने आपको बहुत बेनिफिट दे दिया होगा। जैसे हम एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो जैसे डिस्कशन होता है जाने से पहले अंदर की क्या पढ़ा क्या हम्म। क्या, तो मैं सब सब जगह देखा, मैंने एडू टैप ही चल रहा था। मैंने कहा फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है, मैंने कहा हमने जो किया सब यही करते हैं, मतलब जो ट्रेंड में है वही एग्जाम में हॉल में भी तो रहा है। मतलब जैसे लास्ट मिनट भी जा रहे हैं ना अंदर, तो एक्स पे लगा के ना स्पीड पे हम्म। देख रहे हैं। ये बात अच्छी लगी, मतलब जो पेनिट्रेशन हुआ है एडू टैप का, क्योंकि जो क्वालिटी है तो पेनिट्रेशन होगा ही होगा। वो तो मैं सर खुद मानती हूँ, बट आई थिंक वहां पर ना आप लोगों का भी हार्डवर्क बहुत पे ऑफ करता है। बिकॉज यूट्यूब पर हम तो अपनी पूरी जान मार के पढ़ा देंगे, लेकिन आप उस पर कितना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वो भी एक बहुत मैटर करता है। बिकॉज यूट्यूब पर बहुत से लोग देख रहे हैं, कई बार आई हैव सीन बैंकर्स जो ट्राई कर रहे हैं कि वो जेआईबी क्लियर कर सके, बट नहीं हो पाता क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं बैठ पाती, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, और बहुत से XYZ चैलेंजेस हैं। आप किसी का ये नहीं सोच सकते कि क्या प्रॉब्लम्स रही, बट यस आप उसके अंदर जो आपकी लड़ाई थी वो तो उसमें दिखती है। सर अगर मैं बात करूं आरपीडब्ल्यूएम की, आरपीडब्ल्यूएम का पेपर ना इस बार बड़ा वो था, डिफरेंस आया था, तो हाउ डिड यू स्कोर दिस मच इन द एग्जाम? न्यूमेरिकल थोड़े ज़्यादा थे, तो जो शिफ्ट एनालिसिस हुआ था उसमें उन्होंने जो रिपीटेड क्वेश्चंस हो रहे उसका हम्म। एनालिसिस काफ़ी बेहतर दिया था, तो उसको मैंने लगभग 2 टाइम्स देखा था जाने से पहले ओके। रिपीट पे ना। तो उसमें जो फार्मूले दिए थे उन्होंने वो मैंने राइट डाउन किए थे, और जाने से पहले वही रिपीट किया था मैंने। तो जो उनमें न्यूमेरिकल नॉन कॉमन बैकग्राउंड है, तो मुझे न्यूमेरिकल इतना अच्छा पिकअप नहीं कर पाता मैं, तो हम्म। पहले वही रिपीट किया था जो फार्मूले दिए थे और जो क्वेश्चंस आ रहे थे। और उसमें जो एक अब मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से कि और उसमें ना एक ये था, क्या कहते हैं, सॉल्विंग क्वेश्चन था। हम्म। तो सेम टू सेम, मतलब सिर्फ फिगर चेंज हो रही थी, और वो न्यूमेरिकल की वजह से मुझे 62 स्कोर करना आसान रह गया, ये चीज़। और आई थिंक उससे आपका एग्रीगेट और भी बढ़ गया, बिकॉज आपने बाकी दोनों में भी 50 अबव वैसे ही स्कोर किया हुआ था। यहाँ का 62, मतलब यू वर वे अबव द एग्रीगेट वाली सिचुएशन। तो एएफएम का 47 वहां पर वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। वो क्लियर हो पाए, हम लोग 2 पॉइंट से आगे चले गए तो कवर हो गया। तो अगर मैं बात करूँ कि तो पीपीबी में भी सेम सिनारियो था, तो पीपीबी में भी आपको पता चल गया होगा कि फर्स्ट शिफ्ट में कि पेपर बहुत अनप्रडिक्टेबल आया है। फिर से जब भी मतलब मेरा आईबीपीएस का एग्जाम था तब भी मेरा पैटर्न चेंज हो गया था, क्योंकि आरबीडब्ल्यूएम में तो ज़्यादातर वो कंसेप्ट का क्वेश्चन रहता है, लेकिन इस बार हम्म। ये किया था कि ज़्यादा सॉल्विंग क्वेश्चंस डाले थे, तो जो शिफ्ट एनालिसिस किया उसके बिना तो हो ही नहीं पाता है ना। वो तो है सर। आई थिंक यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट वालों को इसका डिसएडवांटेज रहता है, बिकॉज वो लोग घुसे हैं और उनको पता चल रहा है कि पेपर बिल्कुल ही डिफरेंट फॉर्मेट पे था। डिफरेंट फॉर्मेट पे था इस बार, बिल्कुल डिफरेंट, मतलब जो जिन्होंने जो भी क्रैक किया है वो बोल रहे थे कि आरबीडब्ल्यूएम तो इजी होता है, इजी होता है, लेकिन इस बार एएफएम का पेपर और जो आरबीडब्ल्यूएम का सेम ही लग रहा था, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स ही थे। हम्म। जब लगा मतलब हर टाइम एएफएम का न्यूमेरिकल बेस्ड रहता है और हम्म। अल्टरनेटिव बेस पे रहता है, इस बार दोनों मिक्स हो गया था। जब एग्जाम देने के बाद सारे आके बोल रहे थे कि नहीं होगा हमारा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये ऐसे हुआ है वैसे हुआ है। मैंने कहा ये तो क्वेश्चन बात की बात है, जाने से पहले अपना जो माइंडसेट रहता है उस पर निर्भर रहता है कि आप क्रैक करोगे या नहीं करोगे। सर वो 2 घंटे सिर्फ आपके हैं, अब ये आप पर है, उस टाइम पर आप पॉजिटिव होकर पेपर दे रहे हो या फिर कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो रहे हो। तो जैसे सर। वो शिफ्ट एनालिसिस में ये भी बताया था कि जो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, पहले तो जो आता है पहले सॉल्व करते हैं, जो 50% रहता है उनको बाद में रखो, उसमें हम्म। जजमेंट डिसीजन है वो लास्ट में अपने नसीब पे भी डिपेंड है और अपना जो हमने पढ़ा है उस पर डिपेंड है। और जो 50-50 जो जजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं उसको तो लास्ट में ही रखा था मैंने, पहले तो जो आता है वो क्लियर किया थे, कॉन्फिडेंटली था उसको क्लियर किया था, बाकी तो लेटर ऑन देखने के लिए रखा था।
जो लेटर ऑन पार्ट में फिर जो फॉर्मूले हमें याद करके गए थे उसी से मुझे थोड़ा क्लियर हो गया, इसलिए आरबीडब्ल्यू में थोड़ा सा अच्छा मार्क आ गया। आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये चीज ना कहते भी हैं कि जब आप इजी इजी चीजें, जो आपको चीज आती है पहले खत्म कर ली, तो साइकोलॉजिकली आपका दिमाग तैयार है कि मुझसे ये चीज हो रही है। तो वो जो नहीं आता होता ना, उसमें फिर हिम्मत पड़ जाती है कि हम लोग गेस कर सकते हैं। माइंडसेट मैटर इन एवरी फील्ड। अग्री सर। सर, अगर अब आने वाले बैंकर्स हैं, मैं कईयों को जानती हूँ जो ना एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, बट वो लोग ना कई बार बात करते हैं कि हम मल्टीपल अटेम्प्ट्स में दे देते हैं, कि हम कुछ कुछ सब्जेक्ट्स अभी दे देंगे, कुछ बाद में दे देंगे। आपके अकॉर्डिंग क्या सिस्टम सही है कि आपने सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर किया, तो सिंगल बेटर है या मल्टीपल अटेम्प्ट्स में जाना बेटर हो जाता है? सिंगल बेहतर है, जो भी हो जाए चीज़ एक टाइम पे हो जाए तो आगे की सोच सकते हैं अपन। जैसे मैं अभी पार्ट वाइज सोचता कि इस एग्जाम में 2 सब्जेक्ट निकालूंगा नवंबर में या अक्टूबर में, तो निकालूंगा, कोई से भी कब कर लूं? अग्रीड, वो सीआईबी और डिले हो जाएगा। एक महीना या 1 साल रुकना पड़ेगा। रुकना एक पड़ेगा। ऐसे सोचता तो मुझे फिर अभी सीआईबी के लिए एग्जाम के लिए मैं एलिजिबल नहीं होता। मैंने यही सोचा था कि इस बार ये कर लेंगे और नवंबर में सीआईबी करना ही करना है कैसे भी कर, और इसके लिए तो एडुटैप है मेरे लिए। मुझे वो नहीं था ना, जरिया नहीं था। 6 साल वेट करने के बाद मुझे पता नहीं था, अब नसीब था कि एडुटैप की वजह से ही मुझे जाना है आगे, तो मुझे 6 साल रुकना पड़ेगा। सर, मुझे लगता है कहीं ना हमें सिर्फ एडुटैप तो एक जरिया बना, अल्टीमेटली वो हेल्प आपकी हो जाती है कि आपको एक गाइडिंग पाथ मिल जाता है कि आप ऐसे शुरू कर सकते हैं। तो हाँ, ये चीज एक फैक्ट है, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ना, हमें कोई बता भी देना ये पढ़ना है और यहाँ से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें भी एक नए बिगनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग जब शुरू करते हैं तो हम बिल्कुल एक ब्लाइंड अंधेरे में हाथ डाल रहे होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो एक चीज मैटर करती है कि हमें कोई गाइडेंस ही दे दे। और साथ साथ आपका मोटिवेशन क्या रहा है आफ्टर 6 इयर्स, आपने जब ये डिसाइड किया, बिकॉज आपने जब एडिट का देखा तो वो तो एक पॉइंट होगा ना जहां पर आपने देखा कि हाँ यहाँ से मैंने पढ़ना है, बट व्हाट वाज द पॉइंट जब आपने डिसाइड किया था? जब मैंने एग्जाम बैंकिंग ज्वाइन किया था तब मैंने ना रिटेल बैंकिंग जैसे आरबीडब्ल्यू में और अकाउंटेंसी का ना मैंने बुक लेके रखे थे। इतने बड़े बड़े बुक है, मैंने एक मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया। मैंने कहा इतना कौन पड़ेगा, अभी तो आईबीपीएस की पढ़ाई करके आए, अभी नहीं देख करेंगे। मैंने दो दो बुक लेके रखे, अभी भी मेरे पास है। 2018 में लिए थे वो, बैंकिंग ज्वाइन करने से पहले 1 दिन पहले ही लेके गया था। मैंने कहा अभी अभी बैंकिंग सेक्टर में सही है तो हम इसको क्रैक करते चले जाएंगे। लेकिन जो बुक देखी थी उसके बाद तो कॉन्फिडेंस लो हो गया था। तो 2018 में हमारा सिलेबस भी डिफरेंट था, उसके बाद ये 2023 में बिल्कुल फॉर्मेट बदल गया। तो जैसे हम मीटिंग के लिए जाते हैं ब्रांच की बैंकिंग की, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे रेफर किया कि जुटा पे मैं करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, वो बहुत कुछ बोल। मैंने तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये और एक इजी वे मिल गया ना कि जैसे 400 पेजेस का बुक है लेकिन सारा पढ़ना तो है नहीं। हम्म ये चीज मेरे तब माइंड में नहीं आई थी। जब मैंने एडुटैप का देखा तो वो सिलेबस वाइज आपने दिया था मॉड्यूल में, ये मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या जरूरी है, उससे सिलेबस मतलब 50% लो ही हो जाता है। वो तो सारा है सर। स्टूडेंट आएगा क्वेश्चन, तो सर, मैं नहीं रहेंगे। आई थिंक अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो पीपीबी 1000 पेज से ऊपर की मैकमिलन की बुक है। हमारी एएफएम की जो बुक है वो 625 के आसपास के पेजेस की है। अगर सेल्फ स्टडी करने जा रहे हो और आपको कुछ नहीं पता, वो इतना डिमोटिवेटिंग हो जाता है। 1600 पेज एक हफ्ता, इट इज इम्पॉसिबल। वो अब आप शुरू करोगे और वो वहां पर ना एकदम से वो डिमोटिवेशन एकदम से हिट करती है कि ये तो नहीं होगा। तो आई थिंक ये आपका एक पॉइंट बहुत नोट वर्दी आ जाता है कि ठीक है, आप ऑनलाइन एक बार देखते हो, आप रिव्यू करते हो। आई वोंट इवन से कि आप हमारे उससे करते हो, बट हाँ, सेल्फ स्टडी करने वालों को ना इसका बहुत साथ हो जाता है कि अगर आपको एटलीस्ट नॉलेज ही हो जाए कि क्या पढूं और क्या ना पढूं। हाँ, जितना पढ़ना है जितना जरूरी है उतना इम्पोर्टेंस जो चीजें हैं जो अभी मतलब जो पेपर सेट कर रही है उनके भी माइंड में जो ट्रेंड चल रहा है बैंकिंग सेक्टर में, उस हिसाब से वो पेपर सेट कर रहे हैं। जैसे अभी इससे पहले न्यूमेरिकल नहीं आता था, अभी न्यूमेरिकल डालना शुरू किया, प्रैक्टिकली सोचना शुरू किया है जो पेपर सेट कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले कंसेप्ट क्लियर होगा तभी तो हम न्यूमेरिकल में जो नंबर चेंज होंगे तो माइंड कंफ्यूज हो जाता है। तो उसके लिए पहले हमने कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये दोनों चीजें मैच हुई इसलिए क्रैप हो पाए इस बात। सर, मैं खुद ये बात मानती हूँ, क्योंकि कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं होगी तो एमसीक्यू तो वैसे ही क्लियर नहीं हो पाते, क्योंकि एमसीक्यू देखकर कंसेप्ट नहीं समझ में आता, कंसेप्ट देखकर आपको एमसीक्यू जल्दी समझ में आएगा।
तो सर आप अगर मैं आपसे कहूँ कि जेआईबी में जो अब जा रहे हैं बैंकर्स, और कई बार ना बहुत से न्यू बैंकर्स भी हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, और वो ना कहीं डाइसी होते हैं कि कब दें कैसे दें, व्हाट वुड बी द पॉइंट्स जो आप उन्हें चाहते हैं कि उनको नोट करके रखने चाहिए व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जेआईबी? रिपेयरिंग के लिए तो पहले तो सबसे पहले टाइम मैनेज करना पड़ेगा। जो बैंकिंग अभी ऐसा हो गया है कि सुबह 10 बजे जाओगे, शाम को कितने बजे आओगे पता नहीं है। हम्म। काम के हिसाब से अपने काम को फिर इम्पोर्टेंस देना है, बाद में स्टडी भी करनी है। इसके लिए सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, और एक जरिया चाहिए कि आप चल रहे हो रास्ते पे, लेकिन आपको जो डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है, तो कोई ना कोई रेफर करना ही चाहिए। जैसे हमारा एडू टैप है, मैं तो टोटली कह सकता हूँ कि एडिटिव की वजह से मैं जेआईवी क्लियर किया। तो एक रेफरेंस बुक के लिए आप चॉइस कर सकते हो। लास्ट डिसीजन आपके ऊपर है कि आपने कौन सा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना है, क्या नहीं करना है। तो मोटिवेशन चाहिए, गाइडेंस गाइड चाहिए, और बाकी डेडिकेशन चाहिए, फिर आप इजी इजी कर सकते हो कंप्लीट। ऐसी कोई चीज़ नहीं कि उसको हम पूरा नहीं कर सकते। मोटिवेशन की बात है तो इसमें पहले जो सिलेबस देख के करना नहीं चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। तभी डरेंगे या नहीं डरेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। हाँ, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, दैट्स द पॉइंट। कुछ टेंशन नहीं। तो सर बिफोर वी कंक्लूड द सेशन, क्या ऐसे कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स है जहाँ पर आपको लगता है कि ये वाली मिस्टेक्स, क्योंकि आपने अपने आसपास बैंकर्स को भी पेपर देते हुए देखा है इतने टाइम, जेआईबी बैंकर्स कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, जिसके हिसाब से उनको पेपर देना चाहिए? वो ज्यादातर वो डिसीजन लेने में ही दिक्कत आती है, क्योंकि इतना सारा सिलेबस, इतने सारे यूट्यूब वीडियोस वगैरह हैं मार्केट में। तो आप कौन सा करोगे? एक सब्जेक्ट के लिए चूज करोगे, दूसरे सब्जेक्ट के लिए कोई सी और का चूज करोगे, तो आपका जो फ्लो बना है वो फ्लो बना नहीं रहेगा। आप सिर्फ ढूंढते रह जाओगे कि इसको पकड़ो या उसको पकड़ो। इसलिए ये एक कोई एजुकेशन मतलब इंस्टीट्यूशन हो या चैनल हो, वो फॉलो करो, उसी को मतलब पूरा विश्वास करके उसको ज्वाइन करो, या उससे वीडियो देख के ना तैयारी करो। अगर मार्केट में जाओगे तो इतनी सारी चीजें हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, एक भी चीज पक्की नहीं हो जाएगी। इसलिए कोई एक वीडियो या कोई एक लिंक या एक चैनल फॉलो करो, और जो अपन जो बेसिक चीजें हैं उनको फॉलो करो। पहले जो भी सीरीज देखनी है तो कंसेप्ट पहले क्लियर करो, फिर उसके बाद मैराथन में जाओ, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाओ, फिर शिफ्ट एनालिसिस में जाओ, फिर एग्जाम सेंटर में जाओगे तो क्लियर होगा ही होगा। 10-12 चीजें देखने से अच्छा कोई एक चीज करे, उसको परफेक्ट करेंगे तो बेहतर चीज बनती है। नहीं तो फिर आप घूमते रह जाओगे मार्केट में कि ये पकड़ो या ये पकड़ो, आप में कोई नहीं आएगा। बेसिक चीज तो यही है कि जो सोर्स आपने लिया है उस पर विश्वास करो, जो आपका टीचर पढ़ा रहा है उसको ध्यान दे के पढ़ो। कोई ऐसा नहीं है कि कोई परफेक्ट है, कोई ना कोई थोड़ी चीजें रहती है, लेकिन हम जो पॉजिटिव चीजें उसको देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। फिर नेगेटिव है तो उल्टा वापस जर्नी उल्टी शुरू हो जाएगी कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हम इस बार में ये चीज करेंगे, अगली बार में और दूसरी चीज करेंगे। ऐसे माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, एक ही चीज में हमने फोकस करना है, एक चैनल फॉलो करके हम जो सामने वाला बता रहा है, उससे नहीं है कि वो मन से बता रहा है कि इसको ये नहीं बताएंगे, उसको ये नहीं बताएंगे। तो ये जो बता रहा है उसको ग्रास्प करना जरूरी है, और एक सोर्स पे डिपेंड रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एक दो सोर्स और भी आप ढूंढोगे तो उसमें बेहतर नहीं बनो। एक ही चीज ले लो, उसको बेहतर बनाते जाओ तो इजी वे हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच सर। आई थिंक एवरीवन, यहाँ पर हमारे पास की टेकअवेज आज की इस पूरे सेशन में क्या क्या निकले तो हम उस बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड होना आपकी एक ताकत भी बन सकता है, बट आपको उसके लिए कॉन्फिडेंस रहना है और डिटर्मिनेशन तो आपको रखनी ही रखनी है। साथ साथ सर इज एन एग्जाम्पल कि ऐसा नहीं होता कि एग्जामिनेशन को आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है, बट जिस समय आप टाइम देना शुरू करेंगे फिर आपको रुकना नहीं है। फिर आप ये नहीं बोल सकते हो कि अरे मेरा ऑफिस आ गया, ये आ गया। अब पीपीबी और एएफएम के एग्जामिनेशन की उन सब टफनेस के बीच के अंदर भी पढ़ना इज एन एग्जाम्पल कि अगर आप ज्यादा मेहनत करने की हिम्मत रखते हो ना, तो थोड़ी और ज्यादा कर लीजिए। स्ट्रेच योरसेल्फ टू द मैक्सिमम सो दैट यू स्कोर वेल। एंड यहाँ पर हमें आज एक भी पता चला कि सिंगल अटेम्प्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मल्टीपल अटेम्प्ट से। तो यस, एंड जैसे आप एक सिंगल अटेम्प्ट में मैं कंप्लीट किया तो मैं अभी सीएबी के लिए 3 हो गया, और एक उसका रही है वो इजी। तो है। जैसे ये निकाला है तो उसको तो इजी वे निकालूंगा।
ये तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कम कुछ नहीं हो। ये एक मेजर पॉइंट आ जाता है। So everyone, this is where we would end the session with this motivation quote. तो मिलते हैं हमारे आने वाली सक्सेस सीरीज के अंदर भी। अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा है तो नोट डाउन द पॉइंट्स एंड मेक श्योर व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर JIB आप इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच सर। Thank you.